Hello everyone, let's try this question. This is obviously a question from friction. So let's do it. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रिक्शन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए और ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है. सो लेट्स ट्राई इट आउट. क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारे पास 3 बॉडीज है 237 kg का, एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं एंड व्हाट वी आर डूइंग, हॉरिजॉन्टल फोर्स 10 न्यूटन हमने अप्लाई किया है. फर्स्ट केस में 2 kg ब्लॉक पे, सेकंड केस में 3 kg ब्लॉक पे, थर्ड केस में 7 kg ब्लॉक पे. और हर केसेस में जैसे पहले केस में हमने यहाँ पे 10 न्यूटन दिया, तो इस केस में एक्सेलरेशन a1 क्या होगा, a2 क्या होगा, a3 क्या होगा. सो हर केस में हमें तीनों का एक्सेलरेशन निकालना है. ठीक है. सो इस क्वेश्चन को मैं डील करूं उससे भी पहले आई जस्ट वांट टू लेट यू नो कि जब बॉडीज एक दूसरे के ऊपर रखी होती है तो नॉर्मल रिएक्शन हम कैसे निकालते हैं. क्योंकि देखो फ्रिक्शन का जब भी हम यूज करते हैं, फ्रिक्शन हमें जब भी वैल्यू कैलकुलेट करना होता है वी पुट म्यू एन, राइट. So if it is a static friction, it is mu Sn. If it is kinetic friction, it is mu Kn, right? So we need n, normal reaction. So normal reaction का concept clear होना चाहिए. अब यहाँ पे देखो, अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे 7 kg की बॉडी है, इसके ऊपर 3 kg की बॉडी है, इसके ऊपर 2 kg की बॉडी है. Let's first write the free body diagram of 2 kg. अगर 2 kg का free body diagram बनाते हो, what you will be writing, नीचे की तरफ फोर्स लगेगा 2g 20 न्यूटन, और ये वाला सरफेस को ये डाउनवर्ड प्रेस कर रहा है, तो 3 kg का सरफेस इसको अपवर्ड पुश करेगा. दैट इज नॉर्मल रिएक्शन एक्टिंग ऑन द फर्स्ट बॉडी. सो लेट्स कॉल इट n1. डन है. एंड सिंस दिस 2 kg इज वर्टिकली इन इक्विलिब्रियम, आप क्या बोलोगे, n1 किसके बराबर है, 2g, दैट इज 20 न्यूटन. सो फर्स्ट बॉडी के लिए हमें मिल गया. सेकेंड बॉडी की बात करते हैं, 3 kg की बात करते हैं. अब देखो 3 kg पे क्या क्या फोर्सेस लग रहे होंगे. सबसे पहले तो आप 3g लगा लो, फिर 2 kg का जो नॉर्मल रिएक्शन n1 लगा है उसका रिएक्शन इस पे जाएगा ना, 3 kg के ऊपर वाले सरफेस पे. सो इस पे n1 ऐसे लगा, क्योंकि 2 kg 3 kg को डाउनवर्ड प्रेस कर रहा है n1 से, एंड दैट इज वाई 2 kg पे अपवर्ड फोर्स लग रहा है n1, राइट. सो ये n1 यहाँ पे आएगा. एक्शन का रिएक्शन पेयर जरूर इंक्लूड करना, इसलिए मैं इसको अलग से समझा रही हूँ. अब देखो 3 kg यहाँ भी कांटेक्ट में है. सो 3 kg 7 kg को डाउन प्रेस कर रहा है, लेट्स से n2 से. तो 7 kg 3 kg पे किधर फोर्स लगाएगा, अप, n2. सो ऐसे n2 पुट करो, और कोई फोर्स नहीं है वर्टिकल सेंस में, राइट. सो व्हाट यू विल बी राइटिंग, 3g दैट इज 30 प्लस n1 इज इक्वल टू n2. सो 30 प्लस n1 कितना है, 30 प्लस 20 इज इक्वल टू n2, यानी कि 50 इज इक्वल टू n2. सो n2 हमें क्या मिला, 50 मिला, राइट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट 7 kg. 7 kg की अगर आप बात करो तो सबसे पहले तो नीचे कितना फोर्स लगा, 7g. ऊपर की तरफ कितना जाएगा, देखो n2 का रिएक्शन पेयर इधर आएगा डाउन, ठीक है. 3 kg n2 7 kg को n2 से डाउन प्रेस किया था, सो दिस इज n2. अब 7 kg इस सरफेस से भी कांटेक्ट में है, एंड ये सरफेस इसको 7 kg ग्राउंड को डाउन प्रेस कर रहा है, लेट्स से n3 से, तो ग्राउंड इसको अप की तरफ फोर्स देगा n3. सो दिस इज n3. डन है. अब आप देखो n2 प्लस 7g, n2 प्लस 7g इज इक्वल टू हाउ मच, n3. n2 कितना है तुम्हारा 50, 7g कितना होगा 70, 70 प्लस 50 कितना होगा, दिस इज 120, एंड 120 इज इक्वल टू n3. सो n1 n2 n3, लेट्स हाईलाइट इट मोर. यहाँ पे ये 7 kg है, और यहाँ पे ये है 3 kg, और ये है तुम्हारा 2 kg. अब देखो 2 kg जिस सरफेस पर है वो सरफेस उसको कितना रिएक्शन फोर्स दे रहा है, नॉर्मल रिएक्शन 20 न्यूटन. 3 kg जिस सरफेस पे है, यानी कि ये वाला सरफेस, ये कितना रिएक्शन फोर्स दिया था उसको, नॉर्मल रिएक्शन n2 जिसका वैल्यू क्या है 50. और 7 kg कौन से सरफेस पे है, इस सरफेस पे डाउनवर्ड है ना, और ये सरफेस उसको कितना रिएक्शन फोर्स दे रहा है, नॉर्मल रिएक्शन 120. ठीक है. सो इस सरफेस का भी तुम्हारा क्या है, इस सरफेस का भी कुछ फ्रिक्शन कोएफिशिएंट होगा, अगर नहीं है 0 दिया हुआ है इस केस में. ठीक है. और इस केस में दिया हुआ है कितना, μ2 इज इक्वल टू हाउ मच, 0.3 एंड देन 0.2. सो 0.3, और ये कितना दिया हुआ है 0.2. सो इस सरफेस पे जो फ्रिक्शन ऑपरेट होगा, मैक्सिमम फ्रिक्शन, वो कितना लिखोगे, μ1 n1. इस सरफेस
सरफेस पे जो फ्रिक्शन ऑपरेट होगा उसको क्या लिखोगे, μ2 N2, यानी कि यहाँ पे मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना ऑपरेट होगा, μ1 का वैल्यू पुट करो 0.2 N1 20, सो दिस इज 4 न्यूटन, राइट। और इस सरफेस पे कितना ऑपरेट होगा, μ2 देख लो कितना है 0.3 N2 50, राइट, एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच 15 न्यूटन। सो इस तरह से हम फ्रिक्शन निकालते हैं, राइट। नॉर्मल रिएक्शन वैसे निकालते हैं, फ्रिक्शन ऐसे निकालते हैं। अब देखो नॉर्मल रिएक्शन का शॉर्टकट हमें समझ जाना चाहिए। 2 kg के ऊपर कोई ब्लॉक नहीं है, ये सिंगल है, ये किसी का भार नहीं ढो रहा 2 kg। सो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन सिंपली 2g। 3 kg किसका भार ढो रहा है, 2 kg का। सो 3 kg पे जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो जिसका भार ढो रहा है उसका भी मास लेना पड़ेगा, यानी कि 3 + 2 5g, ठीक है। 7 kg कितना भार ढो रहा है, 3 kg 2 kg और खुद का भी भार ढो रहा है, यानी कि टोटल कितना मास ढो रहा है वो 732, यानी कि 12g। और इसलिए 7 kg के लिए तुम्हारा नॉर्मल रिएक्शन क्या हुआ, 120 न्यूटन। सो ये सारे शॉर्टकट्स तो याद रखना। चलो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है कि हमने लगाया इस पे फोर्स 10 न्यूटन और हमसे ये पूछ रहा है कि A1 A2 A3 क्या होगा। सबसे पहले A1 की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे फ्रिक्शन क्या लगेगा, जैसे ही तुमने एक्सटर्नल फोर्स 10 न्यूटन दिया, फ्रिक्शन इस मोशन को अपोज करेगा, इस सरफेस वाला फ्रिक्शन ऑपरेट हो जाएगा। सो कितना था ये, 4 न्यूटन, डन है। अब ये 2 kg का क्या होगा, 2 kg का क्या होगा, इस पे लगा इधर 10 न्यूटन, इधर लग गया 4 न्यूटन। सो ये बॉडी तो मूव कर जाएगी, एक्सटर्नल फोर्स फ्रिक्शन मैक्सिमम फ्रिक्शन से ज्यादा है। सो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सटर्नल फोर्स माइनस फ्रिक्शन फोर्स बाई 2, and this is 6/2, that is 3 meter per second square, डन है। सो A1 हमें मिल गया, A1। नाउ लेट्स टॉक अबाउट A2 एंड A3। अब आप ध्यान से देखो 3 kg के साथ क्या हो रहा है। 3 kg का आप FBD बनाओ, 3 kg पे तो कोई डायरेक्ट फोर्स नहीं लगा। अभी आप ये मत करना 10 न्यूटन को यहाँ पे भी ऐसे लगा के FBD में डाल देना, नहीं। 10 न्यूटन 2 kg पे लगा है, सो 3 kg पे आप नहीं लगा सकते उसको, डन है, डायरेक्ट नहीं लग रहा ना। 10 न्यूटन का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ये है, तो यहां तो नहीं लग सकता कहीं पे भी, डन है। सो 3 kg पे कौन सा फोर्स लग रहा है, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में। फ्रिक्शन फोर्स भी कांटेक्ट फोर्स है। फ्रिक्शन फोर्स कैसा फोर्स है, कांटेक्ट फोर्स है ना। और कांटेक्ट फोर्स का क्या होगा, रिएक्शन फोर्स आएगा, क्योंकि 2 kg के बॉटम सरफेस पे 3 kg का अपर सरफेस ने इधर की तरफ फोर्स लगाया, ठीक है। तो रिएक्शन में 2 kg का सरफेस भी 3 kg के सरफेस को इधर की तरफ फोर्स देगा, ठीक है। सो जस्ट इमेजिन कि अगर तुम एक सरफेस पे आगे की तरफ जाना चाह रहे हो तो वो सरफेस भी तुम्हें क्या करेगा, आई मीन अगर 2 kg 3 kg के सरफेस पे इधर की तरफ जाना चाह रहा था, राइट की तरफ, तो 3 kg का सरफेस ने उसे लेफ्ट की तरफ खींचा, ठीक है। सो इन रिटर्न क्या होगा, 2 kg भी 3 kg के सरफेस को राइट की तरफ खींच देगा। सो जस्ट न्यूटन्स थर्ड लॉ का थिंग, राइट। सो अगर आप, आई डोंट नो अगर आप समझ पा रहे हो कि नहीं, यहाँ पे देखो ये है 3 kg वाला सरफेस। सो ये सरफेस क्या किया, 2 kg के सरफेस पे इधर की तरफ फोर्स लगाया, तो ये सरफेस क्या करेगा, 3 kg पे इधर की तरफ फोर्स लगाएगा। सो इस फ्रिक्शन का रिएक्शन पेयर आएगा यहाँ पे, ठीक है। सो 3 kg पे इधर की तरफ फोर्स लगा 4 न्यूटन, डन है। अब 4 न्यूटन 3 kg पे एक्सटर्नल फोर्स की तरह एक्ट करेगा। जैसे ही 4 न्यूटन फोर्स लगा 3 kg पे, ये 4 न्यूटन क्या कर रहा है, 3 kg को इधर की तरफ घुमाना चाह रहा है, राइट की तरफ। तो यहाँ वाला फ्रिक्शन ऑपरेट होगा और यहाँ वाला फ्रिक्शन तुम्हारा क्या है, 15 न्यूटन तक जा सकता है, ठीक है। तो 15 न्यूटन तक जा सकता है, उसको इतना तक जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स सिर्फ 4 न्यूटन है। सो यहाँ पे 4 न्यूटन तक फोर्स ऑपरेट हो जाएगा और इस बॉडी को वो 7 kg के सरफेस के रिस्पेक्ट में किस में रखेगा, रेस्ट में रखेगा। सो ये 3 kg बॉडी 7 kg के रिस्पेक्ट में मूव नहीं कर पाएगी, ठीक है। अब क्या होगा, अब एक काम करो, जब भी दो सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं है तो आप उन दोनों बॉडीज को एक सिस्टम मान सकते हो। सो यहाँ पे 3 kg और 7 kg को आप एक सिस्टम मान लो, ठीक है। हमने इसको क्या माना, एक सिस्टम मान लिया। और इस सिस्टम पे कितना फोर्स लग रहा है, इधर लग रहा है 4 न्यूटन। अब आप बोलोगे मैम यहाँ पे भी 4 न्यूटन लगा था, उसका रिएक्शन 7 kg पे भी 4 न्यूटन लिखो, तो लिख देंगे, क्या क्या ही फायदा होगा हमें,
क्योंकि हमने इस पूरे को एक सिस्टम माना है, और सिस्टम, अगर सिस्टम के अंदर रिएक्शन एक्शन रिएक्शन पेयर हो रहा है, अल्टीमेटली देयर विल एड अप टू जीरो, सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ मेंशनिंग एक्शन रिएक्शन पेयर बिटवीन थिंग्स इनसाइड सिस्टम, इसलिए मैंने उसको नहीं दिखाया। ठीक है, सो इस पूरे को सिस्टम क्यों माना? देखो इस चीज को दिमाग में रखना, सिस्टम इसलिए माना क्योंकि 3 केजी और 7 केजी के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं है, यानी कि वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में अलग नहीं है, सेम है। 3 केजी जैसा चलता हुआ दिखेगा वैसा ही 7 केजी चलता हुआ दिखेगा, फिलहाल तो रेस्ट में दिख रहा है। ठीक है, सो दोनों का स्टेटस मोशन के रिस्पेक्ट में सेम है, इसीलिए मैंने उसको सिस्टम माना है। अब देखो सिस्टम हमारा क्या है, 10 केजी मास का है ना, 7 + 3 10 केजी मास का, इस पे फोर्स लगा 4 न्यूटन का, और इसका 10 केजी जो हमारा सिस्टम जो हमने लिया है उसका ग्राउंड कौन सा है, ये वाला, और यहाँ पे तो कोई फ्रिक्शन नहीं है, 0, यानी कि कोई भी बॉडी फ्रिक्शनलेस सरफेस पर है और एक्सटर्नल फोर्स 4 न्यूटन है तो ये मूव कर जाएगी। सो 7 और 3 केजी के बीच में आपस में कोई मोशन नहीं होगा, लेकिन ये 7 और 3 केजी एक साथ इस ग्राउंड पे मूव कर जाएगा क्योंकि ये फ्रिक्शनलेस है, राइट। 4 न्यूटन को अपोज करने वाला कोई ओवरऑल फोर्स नहीं है सिस्टम के लिए। ठीक है, सो एक्सेलरेशन A2 और A3 का एक्सेलरेशन सेम होने वाला है क्योंकि दोनों एक सिस्टम बन गए, दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं है, सो रिलेटिव एक्सेलरेशन 0, दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। कितना होगा, फोर्स एक्टिंग बाय मास, सो 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो फर्स्ट केस में हमें क्या मिला, A1 मिला 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और A2 A3 सेम मिला, यानी कि दोनों सिस्टम की तरह एक्ट कर रहे, और आंसर हमें कुछ ऐसा मिला। अब देखो हमें किस में जाना होगा, चलते हैं सेकेंड केस में। ठीक है, सो सेकेंड केस हमें क्या कह रहा है, सेकेंड केस हमें ये कह रहा है कि 3 केजी पे आप फोर्स लगाओ एक्सटर्नल, यानी कि 10 न्यूटन वाला, अब लग रहा है 3 केजी पे, तो देखो अब क्या होगा। ठीक है, सो 2 केजी और 3 केजी के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं आने वाला है, नहीं आने वाला ना, क्योंकि हमने 2 केजी पे कोई फोर्स ही नहीं लगाया। जब हम नहीं लगा रहे तो यहाँ का फ्रिक्शन एक्साइट नहीं होगा, यहाँ का फ्रिक्शन ओरिजिनेट नहीं होगा, क्योंकि फ्रिक्शन कब आता है, जब तुम किसी भी बॉडी को मूव करने की कोशिश करते हो। सो 2 और 3 केजी के बीच में रिलेटिव मोशन लाने के लिए कोई फोर्स नहीं है, सो 2 और 3 केजी एक सिस्टम की तरह चलेगा। सो इसको एक काम कर लो, 5 केजी मान लो। मैंने क्यों 5 केजी माना, समझ गया ना, क्योंकि इन दोनों के बीच में ये वाला मोशन होगा ही नहीं, डन, क्योंकि 2 पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा है। अब इस 5 केजी पे कितना फोर्स लग रहा है, इधर की तरफ 10 न्यूटन लगा, तो 5 केजी का सरफेस कहाँ है, 5 केजी का सरफेस ये है, और ये किसके ऊपर है, 7 केजी के ऊपर है, यानी कि ये वाला सरफेस, और ये वाले सरफेस पे मैक्सिमम फ्रिक्शन हमने निकाला था, कितना था, 15 न्यूटन। सो इधर 15 न्यूटन फ्रिक्शन मैक्सिमम आ सकता है, जिसकी जरूरत नहीं है, 10 न्यूटन ही फ्रिक्शन ऑपरेट होगा, यानी कि अगर आपने 10 न्यूटन फोर्स 3 केजी पे भी लगाया तो ये 3 केजी भी 7 केजी के सरफेस के ऊपर मूव नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैक्सिमम फ्रिक्शन 15 न्यूटन है, 10 न्यूटन ही ऑपरेट होगा और इसको बैलेंस कर देगा। सो 3 और 7 केजी के बीच में भी रिलेटिव मोशन नहीं हुआ। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम पूरे को सिस्टम मान सकते हैं, यानी कि 7 3 10 तो 12 केजी को आप सिस्टम मान लो। ठीक है, और ये 12 केजी का सरफेस ग्राउंड है जो कि फ्रिक्शनलेस है, और इस 12 केजी पे अब मानोगे कितना फोर्स लग रहा है, 10 न्यूटन, क्योंकि इस पूरे सिस्टम पे ही तो 10 न्यूटन लग रहा है ना, 3 केजी के ऊपर लग रहा है, बट 3 केजी तो सिस्टम का पार्ट है, हमने पूरे को सिस्टम माना है, सो 10 न्यूटन। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 10/12, राइट, सो दिस इज गोइंग टू बी दिस, सो 5/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो यहाँ पे तीनों बॉडी एक साथ आगे की तरफ जाएगी, डन है। So here A1 is equal to A2 is equal to A3 is equal to 5/6 meter per second square. I hope you have understood it. Let's now move to the third case. अब हमने फोर्स किस पे लगाया, इस पे लगाया, तो देखो ये केस तो तुम्हें बहुत ही सिंपल दिख रहा होगा कि मैम यहाँ पे इन दोनों के बीच में तो कोई मोशन को एक्साइट करने वाला है नहीं, एक्सटर्नल फोर्स, रिलेटिव मोशन यहाँ नहीं आएगा, यहाँ भी नहीं आएगा क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, और 7 केजी पे फोर्स लगा है, और 7 केजी का बॉटम सरफेस क्या है, फ्रिक्शनलेस है, और सिंस इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं है, यहाँ भी रिलेटिव मोशन नहीं है, इस पूरे को हम सिस्टम मान सकते हैं। सिस्टम 12 केजी, आगे की तरफ फोर्स लगा कितना,
10 Newton. So same as previous case. A1 will be equal to A2 will be equal to A3, and this is equal to how much? 10 by 12 meter per second square, and that is equal to 5 by 6 meter per second square. I hope I have answered all your questions, but even if you're having any doubt in this friction concept, you can let me know in the comment section. Thank you.